Okay. So last lecture में we have discussed regarding speed, velocity and acceleration, right? वो सब किया था हमने and we did few question based on that and मैंने आपको कुछ question solve करने के लिए भी दिया था. आज आगे बात करेंगे. We'll discuss that questions also, but before that थोड़ा पढ़ लेते हैं. है ना? सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस, एवरेज एंड एक्सेलरेशन के बारे में दैट वी हैव डिस्कस्ड. करेक्ट? अब हम लोग आगे बात करेंगे काइनेमेटिक्स में मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं. यूनिफॉर्म मोशन. Uniform motion. What does it mean, beta? If I say uniform motion, इसका मतलब क्या है? Constant acceleration. हाँ. Uniform motion का मतलब है particle is moving with a constant acceleration कि zero acceleration. Zero acceleration. Uniform motion का मतलब है particle travels equal distance in equal interval of time, right? अब अगर particle equal distance travel कर रहा है equal interval of time में, that simply means that कि particle is moving with zero acceleration, right? So अगर मैं uniform बोलूं आपको, uniform motion, इसका मतलब particle is moving with zero acceleration, right? So particle is moving with zero acceleration. Simple. Uniform motion का मतलब क्या है बेटा? Uniform motion simply means that particle travels equal distance in equal interval of time. अब particle equal distance कब travel करेगा? Equal interval of time में, जब acceleration आपका zero होगा, यानी speed constant होगा, right? So uniform motion simply means that particle travels equal distance in equal interval of time, right? So ये हो गया. So we can say from here that particle travels equal distance in equal interval of time. Getting the point? So uniform motion का simply मतलब ये है कि particle जो है equal distance travel कर रहा है equal interval of time में. Is it clear? Yes, yes sir. Zero है, यानी speed क्या होगा? Constant की variable uniform motion में? Constant. Speed is constant. अच्छा, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? तो सिंपली वी कैन यूज इन दिस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो इन सभी केसेस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बिकॉज एक्सेलरेशन है नहीं, तो आपको काइनेमेटिक्स का इक्वेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. हम लोग आराम से ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. Getting the point? So for uniform motion we can use this formula directly. Speed is equal to distance by time. इसमें वो इक्वेशंस वगैरह लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है. तो ध्यान रखना कि whenever particle is in uniform motion, यानी particle is moving with zero acceleration, in that case we can apply this formula speed is equal to distance by time directly. हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लगा दो, काम हो जाएगा, राइट? तो काइनेमेटिक्स में एक वैरायटी का क्वेश्चन यहां से बनता है यूनिफॉर्म मोशन से. पहले आप समझिए काइनेमेटिक्स में सवाल बनेगा कैसे. काइनेमेटिक्स में एक वैरायटी का क्वेश्चन यहां से बनेगा यूनिफॉर्म मोशन से. तो जब भी आपको क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मोशन दिखे, जीरो एक्सेलरेशन दिखे, यू डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. एक वैरायटी ये हो गया.
दूसरा वेराइटी क्या हो गया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऑलरेडी आपने सब पढ़ा हुआ है। पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, व्हाटएवर इट इज। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो पहला तो मेरा पॉइंट हो गया कि एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होगा कि स्पीड वेरिएबल होगा। whenever particle is moving with constant acceleration, इस पर्टिकुलर केस में स्पीड कांस्टेंट होगा कि स्पीड वेरिएबल होगा? वेरिएबल। Variable. करेक्ट, स्पीड इज वेरिएबल। यस, सुपर, स्पीड चेंज करेगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करें इस पर्टिकुलर केस में? Equations or Newton's equation of motion. हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। v is equal to u plus of at, s is equal to ut plus half at square, and the third relation is v square is equal to what? U square plus 2as. So these equations will be applied if and only if the acceleration is constant. पता होगा ये बात, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है या एक्सेलरेशन नहीं है तो हम नहीं यूज करेंगे डायरेक्टली, तो हम वहां से ये फॉर्मूला लगा के कर ही सकते हैं, राइट। सो काइनेमेटिक्स का जो तीन इक्वेशन है, these equation can be only applied if my acceleration is constant. Okay. यहाँ पे v किसके लिए स्टैंड करता है? Final velocity. फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, यस, करेक्ट। u किसके लिए स्टैंड करता है? Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी। Initial velocity. वेलोसिटी, यस, करेक्ट। a किसके लिए स्टैंड करता है? Acceleration. एक्सेलरेशन। यूजुअली t टाइम। Time. करेक्ट, और s, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। please mark my word, s stands for displacement, not distance. ये often हम लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड, s here stands for displacement, not distance. s डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टैंड करता है काइनेमेटिक इक्वेशन में, डिस्टेंस नहीं है ये। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, बट s in all the kinematic equations depends on s is displacement, not the distance. Am I clear? सिंपल सा पॉइंट समझ में आया। दो मोशंस हमने डिस्कस किया, एक यूनिफॉर्म और एक पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस सब का प्रूफ आपको पता होगा। थर्ड केस में जो होगा, पार्टिकल मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। है, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट की वेरिएबल? Variable. स्पीड क्या है? कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल, करेक्ट, ऑलरेडी नाम से क्लियर है। अच्छा, अब क्या करें, इसमें कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? क्या करना पड़ेगा? सो इन दिस केस आपको अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन निकालना है तो भी डिफरेंशिएट करिए, राइट। और वी कैन यूज दिस रिलेशन v into dv by dx, या अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप इंटीग्रेट करिए, है ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करिए? इंटीग्रेट वेलोसिटी। यहाँ से अगर आप देखो, अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो भी आप इंटीग्रेट करिए, राइट। सो व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इन दैट केस आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये तीन फेज में क्वेश्चंस बनेंगे काइनेमेटिक्स में, यही तीन फेज है बस। नीट में तो इससे बाहर पूछेगा नहीं, जेई में थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे वो। एक यूनिफॉर्म, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वी कैन यूज डायरेक्टली। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
in that case we have to use that kinematic equations. और अगर acceleration variable है in that case आपको differentiate करना पड़ेगा और integrate करना पड़ेगा. Is it clear? Yes. Yes, sir. इसमें इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला और था, अगर आपको याद हो, नहीं तो मैं प्रूफ करूंगा अभी. Distance traveled by particle in nth second. Do you remember that? Distance traveled by particle in nth second. याद है फॉर्मूला कि इसको करूं मैं? बताओ सर. अच्छा ओके. nth सेकंड का मतलब क्या है सुनना. मैं चाहता हूं कि 5th सेकंड में कितना पार्टिकल चल रहा है. n की जगह पे 5 ले लेते हैं. सो आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस व्हिच इज बीइंग ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड. 5th सेकंड का मतलब 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच. सो 4 और 5 सेकंड, लास्ट 5th सेकंड में पार्टिकल कितना चला है ये मुझे निकालना है. तो कैसे निकाले? एक काम करें क्या बेटा, 0 से लेकर 5 सेकंड तक कितना चला है वो निकाल लेते हैं, और 0 से लेकर 4 सेकंड तक कितना चला है वो निकाल लेते हैं. 0 से 5 सेकंड में 0 से 4 सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या लास्ट 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चला है वो मुझे मिल जाएगा. Yes sir. Common sense. I want to get the distance. I'll repeat again. I want to get the distance in last 5th second. 5th सेकंड का मतलब 4 से 5 के बीच में वो कितना चला है. तो मैं क्या करता हूँ कि 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक कितना चला है वो निकाल लेते हैं. 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक कितना चला है वो निकाल लेते हैं. And from 0 to 5 second displacement, we will subtract the displacement in 0 to 4 second. तो जो मुझे मिलेगा वो लास्ट के 1 सेकंड में वो कितना चला है वो मिल जाएगा. कॉमन सेंस तो यही कहता है, राइट. सो ये मान लीजिए मेरा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस किया. इसका वेलोसिटी दे दिया है u मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे दिया a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 0 से लेकर n सेकेंड में मान लो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है s1 फॉर n सेकेंड. तो s1 कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स मेरा कांस्टेंट है तो वी कैन यूज दैट काइनेमेटिक इक्वेशंस. सो s1 कैसे निकालेंगे? S is equals to ut plus half at square. Very good. So s1 that I'll be having is u into n plus half into an square. Let me have this as equation number 1. अब पार्टिकल जो ट्रैवल किया है 1 सेकंड पहले, सो मान लीजिए यहां हो गया, दिस इज ट्रैवल्ड s2 फॉर n minus 1 second. टोटल n सेकेंड था तो उससे 1 सेकेंड कम, so this time will be n minus 1 second. So इसमें अगर आप देखोगे, so what will be s2? Again we will be using this half at square. So s2 will be equal to u into n minus of 1 plus half into n minus of 1 का whole square. This is my equation number 2. अब यही डिस्टेंस मुझे चाहिए, nth सेकेंड में कितना चला है वो मुझे चाहिए, ये वाला मुझे पार्ट चाहिए. सो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग दैट? सो व्हिच मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड विल इट बी इक्वल टू s1 माइनस ऑफ s2. ये डिस्टेंस मेरा चला था s1 n सेकेंड में और s2 चला था n minus 1 second. So which means distance traveled in n second will be un plus n square by 2, un plus n square by 2, that is what we have here, minus of u into n minus 1 plus a into n minus 1 का whole square by 2. यही हो जाएगा ना. और n सेकेंड में un plus n square by 2 minus of un minus u plus a by 2, a minus b की whole square में n square plus 1 minus of 2n. So a minus
b का होल स्क्वायर में ब्रेक किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, right? This will be the case. So add n second un plus n square by 2 minus of un plus u multiply कर दीजिए minus of a by 2 into n square minus of a by 2, प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, and this is minus minus plus an. This un and un will get cancelled, an square by 2 और an square by 2 cancel हो जाएगा. n सेकेंड में कितना होगा, u plus an minus of a by 2. So s will be s, distance traveled in n second will be u plus 2an minus of a by 2. इधर LCM ले लिया, a by 2 को कॉमन ले लेते हैं. So this will be u plus a by 2 2n minus of. Okay. So this is the formula to get distance traveled by particle in nth second. Am I clear with the calculation? Yes, sir. Good. So can you show the previous slide? Yeah. Done. Yes, sir. Yeah. Okay, shall I move forward? आगे बढ़े. So wait, Okay. done, sir. Yeah, let's move forward. Okay. I'll be sharing screen.
हम लोग सॉल्विंग करेंगे बेस्ड ऑन दिस, फिर हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस करेंगे एटलीस्ट 10-15। चलो ये तो कल हो गया, हम लोगों ने कर लिया। हाँ, go with this. Question number 6.13. This I am taking from Arihant, फिर बाद में मैं सिंगेज भी कराऊंगा, सो दोनों बुक्स करेंगे और लास्ट में पास्ट ईयर के सारे पेपर्स। ओके, करें इसको सॉल्व। सो क्वेश्चन सेज, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इनिशियली बहुत गलत होगा तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, लगे रहो बस। स्लोली स्लोली अपने आप सही होने का पेस बढ़ जाएगा। ओके, देयर इज अ टावर ओवर हियर, राइट। सो और बॉल को आपने यहाँ से फेंका है अपवर्ड। टावर का हाइट दे हैव ऑलरेडी गिवन 40 meters, सो दे हैव गिवन अस द हाइट ऑफ 40 meter। यहाँ से बॉल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया है। ओके, Akansha is getting 5 seconds. Let me check better. नहीं, it's 4 seconds. It's 4 seconds given. Okay. With a velocity of 10 meters per second, find the time when it strikes the ground. G आपको 10 लेना है। So यहाँ से मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूँ 10 meters per second से। Acceleration due to gravity of course नीचे दिया है, होता है 10 meters per second square। आपसे पूछ रहा है find time taken by the ball to reach ground. Find time taken by ball to reach ground. So ground पे जाने में बॉल को कितना वक्त लगेगा, that is what you have to calculate. अब देखो कैसे हम लोग सोचेंगे। मुझे बताइए इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? Constant. 10 लग रहा है। Now if acceleration is my constant here, so can we go with that kinematic equations? Yes, sir. Yes, sir. सुपर, पहले ऐसे एनालाइज करना है। जब तक एनालाइज नहीं करोगे, गुड स्तुति, जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक सॉल्विंग नहीं करना। कभी भी क्वेश्चन देख के डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप मत करो, पहले सोचो, एनालाइज करो, उसके बाद सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग लास्ट में। गुड, क्यों रहा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा बेटा, बट पैटर्न यही फॉलो करना है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है क्या बोल रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो, क्या क्या कंडीशन है, देन गो फॉर द सॉल्विंग। हमारा जो स्कूल में माइंडसेट होता है 9th 10th में कि क्वेश्चन देखा जंप कर गया सॉल्विंग पे, वो काम नहीं करना इधर। नाउ सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर, सो वी कैन यूज दैट काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो लगाते हैं, ये लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s क्या है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम तो खैर स्केलर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या इन सभी को मुझे यहाँ पे डायरेक्शन के फॉर्म में रखना पड़ेगा? Yes, sir. Yes. राइट। सो आपका चॉइस है,
मैं क्या करता हूँ, अपवर्ड वाले को मैं डायरेक्शन को मैं प्लस मान लेता हूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस मान लेता हूँ। ऊपर फेंकोगे तो जब ये बॉल यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मुझे बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0. ग्राउंड No, टू no. 40। Around 40. हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से फेंका आपने, ऊपर गया फिर इधर आया 0, लेकिन फिर वो नीचे तो जा रहा है ना। Yes, sir. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 40। विल इट बी +40 की -40? Minus. -40, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से नीचे हो रहा है, नेगेटिव साइड में हो रहा है, एंड आई हैव टेकन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, सो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट विल बी -40। एनालाइज करो, फिर समझ में आना चाहिए कि मैंने माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज व्हेनेवर पार्टिकल इज कमिंग हियर अगेन, ये वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर यहाँ से पार्टिकल नीचे गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द लोअर साइड and the downward direction I have taken negative. So therefore displacement will be equal to minus of 40 meters. Is it okay with the minus sign, everyone? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Now, very good. Now we'll go for initial velocity. What is initial velocity we are having? 10. 10. Plus 10 meter. 10. हाँ, plus 10 की minus 10. +10. Plus 10. Upward, it is in upward direction. So that will be of course equal to what? Plus 10. So 10 into t plus half. चलो, let's go with the acceleration. कितना acceleration? नीचे की 10. तरफ 10 plus 10 की -10. Minus. Minus. Why? Minus. Why minus? Because acceleration is in the downward direction. downward direction. Very good. Into minus of 10 into what? T square. ऐसे करना है हमें, है ना। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, कहीं नहीं पूछेगा इतना इजी, बट ये सब बेसिक क्वेश्चन है विच विल हेल्प यू टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। हाँ, फिर भी कैलकुलेशन एरर हो सकता है, थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ और एरर हो सकता है, दैट इज ओके। तुमसे क्या, मेरे से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली कभी गलत नहीं होना है हमें, कॉन्सेप्ट एकदम हमेशा पक्का होना चाहिए। सो माइनस ऑफ 40, एलसीएम लेंगे 10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, सो विच मीन्स इधर लेकर आ जाओ, 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू व्हाट? 0। 5 को एलिमिनेट कर देते हैं, t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये होगा ना। तो ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? कैन वी राइट माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -4 प्लस 2t इज -2t और मल्टीप्लाई करोगे सो विल गेट 8t स्क्वायर। सो t को कॉमन ले लिया, t माइनस 4, इधर से 2 को कॉमन ले लिया, so t minus of 4 is equal to 0. So that we are having from here as t minus 4 into t plus of 2 is equal to 0. So आपके पास ऑप्शन आया either t minus of 4 is equal to 0, which means कि t is equal to 4 seconds, or t plus of 2 is equal to 0, that is t is equal to minus 2 seconds. Can time ever be negative? No. No. ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि टाइम नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, मैथ्स आपको जो चीज बताता है वो फिजिक्स में सबका सब आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स इज अ प्रैक्टिकल साइंस। तो जो प्रैक्टिकली हो रहा है आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैथ्स तो आपको बहुत कुछ बताएगा। देखो, मैथ मुझे ये दोनों चीज बता रहा है। मैथ्स मुझे बता रहा है कि 4 सेकंड पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, और -2 सेकंड पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट -40 हो रहा है। बट मैथ्स जो बता रहा है सब, वो सबका सब फिजिक्स में होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सो हियर टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ये तो मेरे लिए गया, सो देयरफॉर टाइम का एक्चुअल आंसर क्या होगा? 4 सेकंड्स। 4 seconds. दैट्स इट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बट हम डिस्प्लेसमेंट को, इनिशियल एक्सेलरेशन को कैसे प्लेस करेंगे, दैट वाज इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.14।
चलो एनालाइज करें इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u. The ball is at the height of 80 meter at 2 times. Okay, the time interval is 6 seconds. Find u. u 50 meter per second. आ रहा है? हाँ बताता हूँ मैं दो 2 टाइम क्यों दिया है बताता हूँ। I am having one answer I guess. क्योरा का आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक बेटा, देखता हूँ चेक करके। यस करेक्ट, एक्सीलेंट क्योरा, वेरी गुड। कैसे क्या है, कैन एक्सप्लेन मी? सर सबसे पहले एक्सेलरेशन को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर किया एंड s इज 80 मीटर, देन बाय यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर and then I got quadratic equation and then that could not be solved by factorization, so I used formula method. वेरी गुड, बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच ना? Yes sir. वेरी गुड, एक्सीलेंट। सी क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से आपने बॉल को फेंका है विद सम वेलोसिटी, बाउंस नहीं कर रहा है। देखो यहाँ से बॉल को फेंका आपने सम वेलोसिटी, लेट्स से u मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट दे आर सेइंग अस कि बॉल 80 मीटर हाइट पे 2 बार आता है। एक बार कब आएगा? ऊपर जाते वक्त। सो बॉल यहाँ से गया एंड 80 मीटर हाइट पे एक बार आएगा जब ये ऊपर जाता रहेगा, फिर ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, राइट? इट विल अगेन गो टू द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, नीचे आएगा, तो वापस ये 80 मीटर पे आएगा या नहीं? सो ऊपर जाते टाइम एक बार वो 80 मीटर पे आया एंड व्हेन व्हाइल कमिंग बैक टू द ग्राउंड अगेन इट विल बी एट 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो क्या 80 मीटर पे बॉल एक बार है कि 2 बार है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट? 2 टाइम्स। एक बार जब वो ऊपर जा रहा था और एक बार जब वो नीचे आ रहा था। लेट्स से ऊपर जाने का टाइम t1 है यहां से लेकर यहां तक, और पूरा जाके वापस आने का टाइम लेट्स से t2 है। सो डेल्टा t कितना हो जाएगा? The time at interval when they will be at 80 meters, ball will be at 80 meter is what? t2 minus of t1, और डेल्टा t आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, आई गेस दे हैव गिवन अस 6 सेकंड्स, है ना? 6 सेकंड्स दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड u, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब कैसे करें इसको? सो लेट्स एनालाइज। एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट है कि वेरिएबल? Constant. Constant. Now if it is constant, so definitely we can use that kinematic equation. इसमें कोई डाउट ही नहीं है, यूज कर लेते हैं काइनेमेटिक का इक्वेशन। s is equal to ut plus half of 80 square। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड साइड एंड लेट्स अज्यूम कि ऊपर का प्लस है, नीचे का डायरेक्शन माइनस है। अगेन ये मेरा चॉइस है, आपको रिवर्स करना करो, यू आर इंडिपेंडेंट टू डू दैट। सब कोई रूल नहीं है कि ऊपर कोई प्लस लेंगे नीचे कोई माइनस लेंगे। मैं जनरली ऐसे लेता हूँ, आपको चेंज करना यू कैन चेंज इट, दैट्स योर चॉइस। नाउ यहाँ से सिंस पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। सो 80 u भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर ही फेंका है हमने, इनटू टाइम t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड साइड, सो माइनस ऑफ 10 into what? t square. This is 5. So what we had from here, 80 is equal to ut minus of 5t square, which means 5t square minus of ut plus of 80, that is equal to what? 0. आ गया? नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, कैसे फैक्टराइज करें, यू का टर्म है। सो आई होप आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद होगा, थोड़ा मैथ्स यूज करेंगे हम लोग। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x का रूट क्या होता है, डू रिमेम्बर? माइनस b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 2a। दैट इज व्हाट विल बी यूजिंग हियर। ये मैथ में 9th में या 10th में पढ़ा होगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू यूज ओवर हियर नाउ। सो t will be equal to minus b, so minus of minus u plus minus under root of b square, which is u square,
minus of 4 into A is 5 into C, 80 by what? 2A. So A here is what? 5. So 2 into 5. So which means that T will be equal to U plus minus of under root U square means 20 into 80. 1600 by 10. ये आएगा. अब देखिए यहां से आपको दो रूट्स मिल रहा है, एक प्लस में रूट मिल रहा है और एक माइनस में रूट मिल रहा है. सो आई कैन से फ्रॉम हियर दैट T1 is equal to U plus under root of U square minus 1600 by 10 और T2 हो गया U minus under root of U square minus 1600 by 10. अब आप ही मुझे सोच के बताइए इसमें से कौन सा टाइम ऊपर जाने वाला है और कौन सा टाइम नीचे वाला है. सर हाँ, U प्लस ऊपर जाने वाला. ये ऊपर जाने का टाइम है और ये नीचे आने का टाइम है. यस. दोनों में से ज्यादा टाइम कौन सा है? T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T1. T1 बड़ा है, सब लोग बोल रहे हो. तो इसको जब ये यहाँ से फेंका है, ऊपर जाने में जो टाइम T1 लग रहा था और यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस आने में T2 लगा. Which will be more? T1. T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? T2. T2. T1 में तो सिर्फ यहाँ से इधर ही गया है. T2 के लिए यहाँ से मैक्सिमम हाइट गया फिर वापस आया. So obviously T2 will be more than T1 ना? Yes or no? T2 will be more than T1. Correct? Yes, sir. हाँ, तो मैंने उल्टा लिख दिया इसके. एक्चुअली ये मेरा T2 होगा and this will be my T1. So T2 ये होगा और ये T1 होगा. तो ये वापस आने वाला टाइम है और ये ऊपर जाने वाला टाइम है. राइट? अब इसका डिफरेंस ले लीजिए. टाइम while coming down. While going up. ये ऊपर जाने का टाइम है. This will be the time when it is coming down. सर वो 16 के आगे आपने क्या लिखा है? 1600. This na? Yeah. 00. Here also it is 00. So delta T is T2 minus T1 and they have given us delta T as 6. T2 ये है मेरे पास U plus under root of U square minus 1600 by 10 minus of U minus under root of U square minus 1600 by 10. So अगर आप डिफरेंस लोगे तो 6 will plus U plus U square minus 1600 minus U plus under root of U square minus 1600 divided by 10. This will be getting cancelled. So which means 6 is equal to 2 under root of U square minus 1600 by 10. This is 3. This will come this side 30 under root of U square minus 1600. Squaring both sides. Squaring both sides. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, so what will be the result we are having? This will be 30 का स्क्वायर is 900. U square minus 1600, which implies U square 1600 plus 900. कितना हो जाएगा? 2500 under root of 25. So plus minus में आएगा and we need to have only plus 1. So this will be 50 meters. Am I clear properly? Yes, sir. चलो, shall I move forward? आगे बढ़े. मैं ये पूरा शेयर करूंगा इसलिए यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करो. I'll share this PDF, so you'll get that.
समझने में करिए और खुद से सॉल्व करना है आपको, लिखने में टाइम पास नहीं करेंगे। मैं आपको पूरा पीडीएफ शेयर करूंगा, आप उधर से देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप सॉल्विंग करो, कुछ डाउट लगेगा वो पूछो। आगे बढ़े, Yes. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6.15, दिस वन। Okay. A particle is projected vertically with a velocity of 40 meters per second. Find the displacement and distance traveled by particle in 2 seconds, 4 seconds, and 6 seconds. This is what they are asking us. So मैंने क्या किया, यहाँ से पार्टिकल को फेंका है ग्राउंड से, and this we have done, thrown at a speed of 40 meter per second. G आपको 10 पकड़ लेना है. So find distance and displacement. So G they have already given us. Gravity नीचे लगेगा. हमसे पूछा जा रहा find distance and displacement in number 1 2 seconds, number 2 4 seconds, and number 3 6 seconds. पहले बात करते हैं नॉर्मल, फिर हम एक एक करके सब पे आएंगे. अच्छा, ये जो बॉल आपने फेंका है, इस बॉल को मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? फॉर मैक्सिमम हाइट इफ आई से, जब ये बॉल बेटा मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0. Correct. So when this ball will be at the maximum height, final velocity of this ball will be 0 meter per second. So v is equal to u plus of 80. v 0 हो गया मेरा. u is in upward direction, so we can take plus. Acceleration नीचे है, so minus of 10 into t. So 10t is equal to 40. This will get cancelled 4. So from here time कितना आ गया? Is it 4 seconds? तो ये बॉल यहां से फेंका है आपने, मैक्सिमम हाइट जाने में इसको 4 सेकंड का टाइम लगा. एट 4 सेकंड इट विल बी एट द मैक्सिमम हाइट. अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या 4 सेकंड से पहले बॉल ऊपर जा रहा होगा? बिफोर 4 सेकंड क्या बॉल सिर्फ ऊपर जा रहा होगा? Yes, sir. Yes. आफ्टर 4 सेकंड बॉल किधर आ रहा होगा? नीचे. Downward. डाउनवर्ड. करेक्ट. एनालाइज करते हैं थोड़ा. तो अगर 4 सेकंड से पहले बॉल सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, इधर है 4 सेकंड से पहले मान लो, तो क्या उस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा? याद है कॉन्सेप्ट याद क्या रहना है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, सो पार्टिकल इज गोइंग इन स्ट्रेट लाइन एंड इन अ सिंगल डायरेक्शन, डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर रहा. सो अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है? Equal. इक्वल. Yeah. तो 4 सेकंड से पहले तो ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, राइट? अगर ये 4 सेकंड से पहले पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, सो ऑब्वियसली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे विल बी सेम, राइट? सो अगर मैं 2 सेकंड पे बात करूं, फॉर 2 सेकंड्स क्या लगाएंगे?
S इज इक्वल टू ut प्लस, लगा सकते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, s हो जाएगा, इनिशियली आपने फेंका है उसको 40 into 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 into ये 2 का स्क्वायर, सो s will be equal to 80 minus of 20, s कितना हो जाएगा? Will that be equal to 60 meters? Yes. है ना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट will be equal to 60 मीटर, और डिस्टेंस भी कितना होगा इस केस में? 60 meters. 60 मीटर. So distance will be also 60 मीटर. डिस्टेंस भी 60 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 60 मीटर होगा फॉर 2 सेकेंड्स, क्योंकि 2 सेकेंड में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऊपर चल रहा था, अगर ये ऊपर जा रहा था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, सो ऑफ कोर्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी सेम. अब एनालाइज करते हैं एट 4 सेकेंड्स. सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में एट t इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड आकांक्षा, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ रहेगा? So top maximum heat. maximum height. यार है, सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर रहेगा. अच्छा, अगर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी भी दोनों सेम होगा? Yes, sir. Yes, sir. सो ऑफ कोर्स सेम होगा. तो इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कॉमन सेंस लगाएंगे तभी समझेगा. फिजिक्स में जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक मजा नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग अभी थ्योरेटिकल फिजिक्स से कैलकुलेशन वाले फिजिक्स पे मूव हो रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो सोचना पड़ेगा बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस. धीरे धीरे अपने आप आपसे बनने लगेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस, बिकॉज 4 सेकेंड तक तो ऊपर ही जा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. लगा देते हैं. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. s विल बी इक्वल टू 40 से फेंका है आपने 4 सेकेंड के लिए, माइनस हाफ इंटू 10 टू 4 का स्क्वायर. So s will be equal to 160 minus of 5 into 60, 160 minus of 80. So s कितना हो जाएगा? 80 meters, right? Which means कि displacement will be equal to 80 meter, और distance भी कितना होगा? 80 meter. ये होगा ना करेक्ट रिजल्ट? ये होगा करेक्ट रिजल्ट. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ विल बी इक्वल टू 80 मीटर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट? अब थर्ड केस में एनालाइज करेंगे एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. अब क्या होगा? देखिए, आपने यहां से फेंका था बॉल को, we have thrown from here with a speed of 40 meter per second. So maximum height पे बॉल यहाँ पे था, इसमें इसको कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड, और रिमेनिंग 2 सेकेंड नीचे भी तो आएगा ना. तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में क्या ये बॉल यहाँ रहेगा? Yes. है ना, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में ये बॉल यहाँ रहेगा, राइट? तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं. तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, फ्रॉम हियर टू हियर. डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट? Yes, sir. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं. उसके लिए तो हमारे पास फार्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर. s विल बी इक्वल टू 40 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ 10 इंटू 6 का स्क्वायर. s कितना हो जाएगा? 240 माइनस ऑफ हाफ इंटू 10, 36, 18, 180. So displacement will be equal to what? 240 minus of 180. So s कितना हो जाएगा बेटा? 240 minus of 180. Is it equal to 60 meter? Yes, sir. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया. ऐसे एनालाइज करना एकदम अच्छे से. कहीं डाउट हो जाए तो मुझे पूछिए.
सो डिस्प्लेसमेंट ये मुझे मिला 60 मीटर। अब डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल डिस्टेंस? 140. नहीं 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 नहीं, देखो बॉल यहां से ऊपर गया फिर बाद में नीचे आया, तो x मान लेते हैं नीचे, x पहले कितना होगा? ये 80 और ये 60, व्हाट विल बी x? 80 माइनस ऑफ 60 इज इट इक्वल टू 20 मीटर? Yes. ओके, नहीं कबीर गलत है। अब देखो, नाउ बॉल हैज मूव फ्रॉम हियर टू हियर, सो बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 80 मीटर। वापस आया तो अगेन कितना कवर किया? 20 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 meters. 100 मीटर। 100 मीटर। करेक्ट। आप लोग क्या कर रहे हो? यू गाइस आर एडिंग दिस, आप इसको ऐड कर रहे हो, दिस इज नॉट द फाइन। वो बॉल यहां से ऊपर गया है, सो बॉल इफ इट द बॉल इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, सो बॉल को यहां से इधर जाने में 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वापस आने में 20 मीटर फिर से कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 80 मीटर प्लस 20 मीटर, which is nothing but that is equal to 100 meter. So distance will be 100 meter and displacement will be 60 meters. Got the calculation everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जमा अच्छे से कैलकुलेशन है, अच्छा सवाल था, इजी क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया था। जम गया कैलकुलेशन प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Let's move forward. करिए क्वेश्चन नंबर 6.16। 6.16 अभी और प्रैक्टिस करेंगे, हमारा ये कांस्टेंट खत्म नहीं होगा, तो जस्ट स्टार्ट किया मैंने, बट सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे। चलो लेट्स वर्क ऑन दिस क्वेश्चन में। व्हाट दे आर सेइंग अस, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इज इक्वल टू 20 प्लस ऑफ t क्यूब, 20 प्लस ऑफ t क्यूब माइनस ऑफ 12t। वेरी गुड। 20 प्लस ऑफ t क्यूब माइनस ऑफ 12t। देखते हैं कबीर, सोल्व फॉर अ सेकेंड। अच्छा अमेयन ने किया, एक मिनट बेटा चेक करता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन। SI यूनिट्स में फाइंड पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। पहला तो इजी है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपसे फाइंड पोजीशन एंड velocity of particle at t is equal to 0 seconds. तो t is equal to 0 seconds पे, वेरी गुड दारा, एक्सीलेंट। t is equal to 0 seconds पे what will be the position? तो x तो ऑलरेडी आपको दिया ही है, 20 प्लस ऑफ t क्यूब माइनस ऑफ 12t, है ना। तो पहले तो आप यही कैलकुलेट कर दीजिए। हाँ स्तुति सही है। एट t इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दो, x इज इक्वल टू 20 प्लस ऑफ 0 का क्यूब
minus of 12 into 0. So of course this term will be eliminated. So position कितना हो जाएगा 20 t is equal to 0 पे 20 meters. तो पार्टिकल तो 20 मीटर पे था इनिशियली. अभी आपसे वेलोसिटी भी पूछा t is equal to 0 पे. क्या करें भाई वेलोसिटी के लिए? Differentiate. Differentiate. गुड आकांक्षा, वेरी गुड. सो वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे. सो dx by dt. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा, d20 by dt प्लस ऑफ dt क्यूब बाई dt. धीरे धीरे कैलकुलेशंस में स्टेप भी मैं कट करूंगा. अभी तो डिटेल लिखूंगा आज एक आध महीने के लिए, फिर आई रिड्यूस कैलकुलेशंस इन बिटवीन. आपको भी धीरे धीरे वैसे उसी स्पीड पे जाना है. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म? 0. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 12. आपसे कभी पूछा है एट t इज इक्वल टू 0. इसको अरेंज कर लेता हूँ, बाद में मुझे लगेगा ये. So we had v is equal to 3t square minus of 12. So correct है. At t is equal to 0 if I say, so v will be equal to 3 into 0 का square minus of 12, which gives us v is equal to minus of 12 meter per second. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. अब क्या कह रहा है? State whether the motion is uniformly accelerated or not. बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? स्टेट whether the motion is uniformly stated, whether the motion is uniformly accelerated or not. क्या मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं? So what we'll do for that? So मेरे पास velocity है कितना बेटा? 3t square minus of 12. Again just differentiate it. dv by dt कर दिया. कितना हो जाएगा? t square by dt minus of d into what? 12 by dt. Uniformly? हाँ, very good धारा. Excellent. So what will be acceleration from here? Is it 60? और ये तो 0 हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव. नॉन क्योरा नॉन यूनिफॉर्म नहीं बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. हालांकि नॉन यूनिफॉर्म बोल दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपसे वो पूछा है. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी मुझे एक बात बताइए, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? Non-uniform. Non-uniform. हाँ, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. Non-uniformly accelerated motion. Accelerated motion. Very good. अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या करें? फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0. सो सी पार्ट में क्या रहा है? दे आर सेइंग सी पार्ट में फाइंड position of particle when velocity of particle is 0. Now velocity what we had from here, क्या रिलेशन आया था मेरा वेलोसिटी का लास्ट? आई गेस 3t स्क्वायर माइनस 12, राइट? सो वेलोसिटी था मेरे पास 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12. मुझे वेलोसिटी को क्या करना है? 0 है ना? ओके, देखता बेटा. नाउ दिस इज 12. So t square is equal to 4 root 4. t कितना मिला आपको? 2 seconds. So at t is equal to 2 seconds, the velocity of particle will be 0. मुझे पोजीशन पता है 20 plus t cube minus of 12t. So x कितना हो जाएगा? At t is equal to 2 seconds if we say minus 12 into 2 8. So x will be equal 4 to meter. 28 minus of 24.
which will give us x is equal to. Is it clear properly? Yes, sir. चलो, let's move forward. It's a good question. Easy question था लेकिन अच्छा था. चलिए, let's share the screen again. 6.17 ये करना है. करिए, let's come back. Velocity type equation of a particle in a straight line is given. So VT equation दिया है आपको. Right. Velocity और time का equation क्या है? Velocity is equal to 10 plus 2t plus 3t square. 10 plus 2t plus 3t square ये दिया है. First part में पूछ रहा है displacement of particle from the mean position at t is equal to 1 second. If it is given that displacement is 20 meter at t is equal to 0. So आपसे पूछा गया है कि first part में at t is equal to 0 second particle का position था 20 meter पे. So t is equal to 1 second पे what will be the position of particle? ये आपसे पूछा जा रहा है. क्या करना पड़ेगा? Integration. Integrate V. So V already I know is dx by dt. So dx will be equal to V into what? Dt. So that means integration of dx we had 2t. So देखिए लिमिट कैसे लगाएंगे? लोअर लिमिट में t is equal to 0 सेकेंड पे पार्टिकल 20 मीटर पे था और t is equal to 1 सेकेंड पे पता नहीं कहाँ है. So let me take that as x. So t is equal to 0 सेकेंड पे particle was at 20 meters. T is equal to 1 second पे I don't know where is the particle, so I have taken that as x. So इसको थोड़ा सा मैं भी बहुत स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ so that कमांड हो जाए. फिर धीरे धीरे मैं स्टेप्स बहुत कट करूंगा. But right now I'll write complete steps. So this here equal to integration of 10 into dt from 0 to 1 plus integration of 2t into dt from 0 to 1 plus integration of 3t square into dt from 0 to 1. ये constant terms को क्या करेंगे? We'll take that out of the integration sign. dx 22x ये 10 को बाहर लिया from 0 to 1. This is a 2 here. We'll take this out. 0 to 1 plus ये 3 भी एक constant है. Take this out. 0 to 1. बोलिए what will be the integration of dx बेटा? dx का integration क्या होगा? x ना? X. x. कहां से कहां तक जाएंगे? 22x. सेम वे में 10. dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? what will be the integration of dt? dt जैसे dx का इंटीग्रेशन x हो गया एग्जैक्टली सेम वे में dt का भी इंटीग्रेशन t हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1. राइट. एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का राइट हियर x रेज़ टू पावर n into dx is x रेज़ टू पावर n plus 1 by n plus 1. That is what we are using here. So dt का इंटीग्रेशन t होगा डायरेक्टली. बोलो प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए t रेज़ टू पावर 1 है, अगर हम यहाँ लगाएंगे तो t T square by 2. correct, t square by 2 from 0 to 1. Likewise here also
क्या होगा इंटीग्रेशन इसका? व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन? क्यूब बाय 3. t cube by 3. एक्सीलेंट. सो ये ऐसे करना, धीरे धीरे कमांड होगा, डोंट वरी. मैं शीट भी शेयर करता हूँ इन विच यू हैव टू डू ओनली इंटीग्रेशंस. सो ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे. Here we had power as 1, so t square by 2, power as 2, so 2 plus 1 is 3 by 3. Now this 2 and 2 will be eliminated. This 3 and this 3 will be eliminated. So which means x from 20 to x, 10, upper limit minus lower limit, plus 1 का square minus of 0 का square, plus 1 का cube minus of 0 का cube. So x minus of 20, 10 plus 1 plus 1. So which means x minus of 20 कितना हो जाएगा? 12 ना? And which implies कि x will be equal to what beta? 32. Am I clear properly? Yes. Yes. Very good. यही पूछ रहा था. तो since velocity दिया है and we are required to go to the displacement, तो velocity से displacement पे जाने के लिए हमें integration करना पड़ेगा. That's what we have done here. अच्छा, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन. क्या करें फॉर एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन? वेलोसिटी है मेरे पास, कितना दिया है वेलोसिटी मैंने? Differentiate. हाँ, 10 प्लस ऑफ 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी है. आपसे पूछ रहा है कि बी पार्ट में फाइंड एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, ये पूछ रहा है. सो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वेलोसिटी दिया एंड वी आर रिक्वायर्ड टू गेट एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, तो क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट. सो करते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? dv by dt. सो एक्सेलरेशन d10 by dt plus this 2 is a constant, dt by dt, dt 10 कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 0. plus 2. Acceleration we are having 6t plus of 2 meter per second square. Is it clear properly? हाँ, very good. Yes, good. Clear. समझ में आया सबको पॉइंट? ये प्रॉपर्ली कैलकुलेशन एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके. ये 6.5, 6.6 आई प्लेस एज होमवर्क. अब कल के लेक्चर में 6.1, 6.2, सॉरी 6.2, 6.3 जो मैंने कल शेयर किया, 4 and 5 दिस. जो भी डाउट्स रहेगा विल डिस्कस दैट. उसमें तो ज्यादा डाउट होगा नहीं, ये वाले में थोड़ा बहुत होगा और पिछले वाले में वो डिस्कस करेंगे. चलिए ये क्वेश्चन करिए. 6.25 विदाउट यूजिंग ग्राफ. ग्राफ से भी मैं बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल ग्राफ यूज नहीं करना है. चलो एनालाइज करें.
A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates. Deaccelerate का मतलब क्या होता है? Retard. Retard. At the rate beta to come to rest. अच्छा, rest से start हुआ फिर rest में चला गया. If total time is elapsed is t seconds, then evaluate the maximum velocity reached and total distance traveled. See, so what they are saying us in question, क्या कह रहा है कि पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से मूव होना चालू किया. I'll plot here. Particle has started moving from here. So ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब इनिशियल स्पीड इसका क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, and it is accelerating at the rate of what? Alpha meter per second square. So since it is accelerating, तो obviously इसका velocity बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, and after that it is deaccelerating, so minus of beta meter per second square. इसके बाद ये deaccelerate कर रहा है. Now after this, if it is deaccelerating, so will it velocity increase कि decrease? Decrease. Decrease. And finally ये फिर किस में आ गया है? फाइनली ये फिर से रेस्ट में आ गया, राइट? तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो पॉइंट है सी, क्या इसी सी पॉइंट पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा? इधर एक्सीलरेट कर रहा है, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 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 एंड इट रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू, एंड आफ्टर दैट इट इज रिटार्डिंग, सो ऑब्वियसली वेलोसिटी विल कम डाउन, डिक्रीज होने लगेगा और मैक्सिमम यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा. तो मुझे बताइए पूरे प्रोफाइल में मैक्सिमम वेलोसिटी है कहाँ पे? क्या मैक्सिमम वेलोसिटी सी पॉइंट? Yes. Okay, now they are saying us कि total time आपको t seconds दिया है, तो let's say यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टाइम t1 है, और दिया नहीं आपको क्वेश्चन में, और ये टाइम आपका t2. So how will be getting the maximum? तो पहले आप for interval a to c करते हैं. So first part में आपसे पूछ रहा है find maximum velocity. So कैसे करें? अच्छा, can I use kinematic equations here? Can I use kinematic equations here? Yes. क्यों? Acceleration constant. Acceleration constant. Yes. देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. Just go to the screen again. From rest at constant rate. Constant rate से हो रहा है, मतलब अल्फा मेरा कांस्टेंट है, एंड ये भी कांस्टेंट रेट से बीटा है, मतलब रिटार्डेशन भी मेरा कांस्टेंट है, एंड सिंस एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दे बोथ आर कांस्टेंट, सो देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली यूज दैट काइनेमेटिक इक्वेशंस, नो प्रॉब्लम, राइट? सो अगर हम यूज करेंगे फॉर ए टू सी, कैसे होगा? ए टू सी v is equal to u plus of at, डायरेक्टली यूज करिए. इनिशियल वेलोसिटी 0, initial velocity क्या है? 0. So if I place, so v maximum alpha into t1, so v maximum t1, so which means v maximum by alpha. ये आपको यहाँ से मिल गया. In the same manner for c to b अगर हम सोचे, so क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे? फिर से v is equal to u plus of at. अब मुझे बताइए what is the final velocity here for this interval c to b? 0. 0. इनिशियल क्या है c to b के लिए? Vmax. V max upon alpha. माइन बीटा ना बेटा, Beta. negative acceleration, so therefore I have added a minus sign here. So T2 will be equal V maximum by beta. But T1 और T2 तो मुझे ही पता ही नहीं है. So एक काम करें क्या? We use a logic here. Can I say T1 plus T2 is equal to T? बोल सकते हैं? Yes, sir. है ना? T1 plus T2 is equal to what? T. T तो दिया है क्वेश्चन में. T1 and T2 they are not given. Now in place of T1 we can write V maximum y alpha, और T2 की जगह पे फिर से लिख सकते हैं हम लोग V maximum by beta into T. V maximum को आप कॉमन ले लो, 1 by alpha T. V maximum कितना हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा into T.
So which means V maximum alpha into beta into t by alpha plus beta. ये होगा ना मैक्सिमम? Yes, sir. Very good. Any doubt in this? Anyone? Calculation clear है सब? इसको मैं ग्राफ से भी बताऊंगा बाद में. This can be solved by graph also. But right now we are solving without using the graph. Clear सबको? समझ में आ गया properly? Yes, sir. Good. Very Yes, good. sir. Very good. अच्छा, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में व्हाट दे आर आस्किंग अस कि फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. बी पार्ट में पूछ रहा है इसी क्वेश्चन की, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड. फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड. अब ये कैसे निकाले? So let's find out the distance covered here. It is x1 और ये distance आप x2 पकड़ लो. So total distance कितना होगा? Will that be equal to x1 plus of x2? यहाँ का distance मैंने calculate किया, that is x1 here, और इस interval में distance cover किया, that is x2. So total distance कितना होगा? x1 plus of x2? Yes. तो पहले आप a to c के लिए बात करेंगे. v square u square plus 2as. v आपको v मैक्सिमम था, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, अल्फा इंटू व्हाट x1. नाउ v मैक्सिमम वी ऑलरेडी हैव, इसका स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ट्वाइस इंटू अल्फा इंटू x1. So what will be x1 from here? Alpha into beta square into t square by twice into alpha plus beta का whole square. ये होगा ना x1. अल्फा यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक अल्फा से अल्फा एलिमिनेट हो गया, दिस 2 will come down. So alpha beta square t square by twice into alpha plus beta का whole square. Will that be equal to x1? Everyone? Yes. अब देखिए, for c to b again use this u square plus 2s. बताइए इस इंटरवल c to b में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. इनिशियल क्या है? v मैक्सिमम. सो कैन आई प्लेस हियर, हाँ, कैन आई प्लेस हियर दैट 0 का स्क्वायर is equal to v maximum का स्क्वायर plus twice into minus beta into x2. So if I arrange them, so क्या रिजल्ट आ रहा है? Twice of beta into x2, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. ऑलरेडी वी हैव दिस, बीटा से बीटा एलिमिनेट हो गया. So x2 will be alpha square beta into t2 twice of alpha plus beta का whole square. नेगेटिव होगा ना 2 का वैल्यू? नहीं, इधर बीटा नेगेटिव था ना, सॉरी, इधर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा ना, रिटार्डेशन है ना. So therefore beta will be negative here, as it will come this side, so this will become positive. Is it fine? क्लियर है पॉइंट? नाउ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस? x1 plus x2. हाँ, सो फॉर दैट टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? लेट्स से आई हैव डिनोटेड बाय x, x1 plus of what? x2. ये हो जाएगा. So now, as we want to get x, x1 plus of x2
सो अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे वैल्यूज, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर बाय ट्वाइस इंटू अल्फा प्लस और बीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो। इफ आई टेक द एलसीएम फ्रॉम हियर, सो मुझे रिजल्ट में आ जाएगा ट्वाइस इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर। अल्फा बीटा और टी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। सो एक्स कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा और टी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच गया एक बीटा और यहाँ पे एक अल्फा बाय ट्वाइस इंटू, ये एक उड़ गया, x will be equal to alpha beta into t square is it clear? Yes, sir. Good. Any doubt in this बेटा? कैलकुलेशन सबको जमा ढंग से? पहले मैंने इस इंटरवल का निकाला, इस इंटरवल का निकाला डिस्टेंस, इस इंटरवल का डिस्टेंस निकाला। फॉर टोटल डिस्टेंस आई जस्ट ऐड देम। फिर मैंने यहाँ से पहला कैलकुलेशन में t1 निकाला, द टाइम फॉर दिस इंटरवल a to c, and then I have calculated the time for this interval c to b. So total time will be equal to t1 plus of t2. That is what we have done. कैलकुलेशन जमा सबको, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, देन विल क्लोज। ग्राफ है, ग्राफ अभी पढ़ा नहीं हम लोग, ग्राफ पढ़ेंगे तो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले डाउट्स थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे और एंड मैं कुछ क्वेश्चंस और सॉर्ट करके रखूंगा एंड देन विल गो विद द ग्राफ। नहीं, टू पार्टिकल रिलेटिव से बनेगा। करिए जरा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2। इसका एक फर्स्ट पार्ट ही करते हैं, सिर्फ अगला पार्ट अगले पर। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, two particles are moving along x-axis. Particle 1 is 40 meter behind particle 2. So इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स हैं which are moving along the x-axis. इधर जा रहा है। Here we have particle 1, right? And here we have particle 2. और particle 1 is 40 meter behind particle 2. So particle 1 particle 2 से 40 meter पहले है, right? Particle 1 starts with a velocity of 12 meter per second and acceleration of 4 meter per second square. तो इसका velocity दिया है 12 meter per second और इसका acceleration दिया है 4 meter per second square, right? In the same manner, अभी क्या कह रहा है, second particle 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 मीटर पर सेकेंड, जस्ट रिवर्स होता है। तो इसका वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन दिया है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू इन द क्वेश्चन, द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। सो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है फाइंड टाइम व्हेन
distance between them is minimum. कैसे करोगे बेटा, कोई any idea? Find time when distance between them is minimum. देखिए लॉजिक से अगर हम कॉमन सेंस से बात करें तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम तभी होगा जब दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। अब देखो इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी ये है, इसका एक्सेलरेशन कम है और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो इसके वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट ज्यादा होगा और इसके वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट कम होगा, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। सो दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस मिनिमम तभी होगा when the velocities of the two particles are same, right? So we can say that distance between two particles will be minimum distance between two particles will be minimum if velocity of two particles are same. So दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा बेटा, सेम। तो पहले अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के बारे में बात करें, पार्टिकल 1, सो v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ 80। सो v1 कितना हो जाएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 12 प्लस एक्सेलरेशन 4 into t। सो व्हाट विल बी v1, 12 प्लस ऑफ 4t। लेट मी हैव इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सेम वे में पार्टिकल 2 के लिए बात करें, अगेन विल यूज द सेम रिलेशन, v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस ऑफ 80, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ 80। सो v2 इज इक्वल टू, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 4 प्लस 12 into t, which implies v2 will be equal to 4 plus of, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि v1 किसके बराबर होना चाहिए, v2 फॉर मिनिमम डिस्टेंस। हाँ करेक्ट, थोड़ा लॉजिक और लगा के घर पे फिर से सोचना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको और लॉजिक अच्छे से क्लैरिटी आएगा। हमेशा दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मिनिमम तभी होगा व्हेन द, हमेशा नहीं, कभी कभी चेंज भी होता है, टू पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मिनिमम तभी होगा व्हेन दे विल बी हैविंग द सेम वेलोसिटी। सो क्या रिलेशन आया हमारा, 12 प्लस ऑफ 4t इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 12t। हाँ करेक्ट है। So this will give us 8 is equal to 8t 1, so t will be 1 second। So 1 seconds पे दोनों पार्टिकल के बीच में का वेलोसिटी सेम हो जाएगा and therefore the separation between two particles will be minimum। Am I clear everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Separation is minimum at, separation is minimum at t is equal to 1 second। सेपरेशन से अच्छा डिस्टेंस लिख देता हूं। Am I clear बेटा, समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, आज के लेक्चर क्लियर है ढंग से, प्रॉपरली? Yes, Yes, sir. sir. I'll just share this notes और मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, 10 to 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, दैट विल जो डाउट्स रहेगा दैट विल डिस्कस। ओके चलो बाय। फाइन, विल क्लोज फॉर टुडे।